सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी डिले। सारे बच्चों के पास कॉपी पेन होनी चाहिए। कॉपी पेन में आप लिखते जाएंगे कि हर स्लाइड में मैं क्या क्वेश्चन बता रही हूँ कि नीट में आता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखती जाऊंगी, क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको ओरली बताऊंगी। आप लिखते जाएंगे कि इस चैप्टर से, इस स्लाइड से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करने में इजी होगी। दूसरी बात, एनसीईआरटी बुक जरूर रखें और एनसीईआरटी बुक में आप मार्क करते जाइएगा। और कॉपी पेन की जगह अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक और पेन रखते हैं तो भी चलेगा, उसी में सब कुछ लिखिए, है ना। एनसीईआरटी ही बाइबल है, उसी में सब कुछ लिखना है। बिल्कुल रंग बिरंगी आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। तो इस बैच में बच्चे कम रहते हैं, तो एक दिन कॉपी आप लोगों की मतलब एनसीईआरटी बुक चेक कर ली जाए। ओके। आप लोग ना एक काम कीजिए कि जब सेशन खत्म हो जाएगा ना, सेशन खत्म हो जाएगा तो आप मुझे कल या परसों आप लोग सब मुझे, मेरा नंबर तो आपके पास है, ग्रुप में मैं मैसेज भेजती हूँ कि बच्चों लेट्स ज्वाइन द क्लास। उस नंबर पे आप लोग मुझे एनसीईआरटी बुक की इमेज भेजेंगे, किसी और के बुक की नहीं भेजनी है, अपने बुक की भेजनी है। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैंने जहां जहां मार्क करा है वो मार्क होना चाहिए। ओके, चलो। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था? मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल जो छोटे छोटे होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल जो बड़े बड़े होते हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल में जाते हैं और ये एसिड सॉल्युबल पूल में जाते हैं। तो हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बच्चों टेबल 9.4 एनसीईआरटी का खोलिएगा। ठीक है, इस टेबल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर का पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नीट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और पूरे टेबल में कौन सा वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इस टेबल में, क्या दिया है? एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। सेल की एवरेज कॉम्पोजिशन क्या होती है, मतलब सेल के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। तो वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आयन पाया जाता है। फिर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन पाया जाता है, तो वाटर पाया जाता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर पाया जाता है। देन व्हाट इज द परसेंटेज? 70 to 90% वाटर ही होता है। साइटोप्लाज्म वाटर है, न्यूक्लियोप्लाज्म वाटर है। ठीक है, तो ज्यादातर वाटर होता है। अब और क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने को बोलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। या फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे उल्टे पुल्टे, और पूछा जाएगा कि विच इज द राइट डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कौन सा करेक्ट है। तो हम इसका देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ आएगा। आपको देखिए, H2O सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या ज्यादा है? प्रोटीन, प्रोटीन के बाद क्या ज्यादा है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या ज्यादा है? कार्ब्स ज्यादा है। न्यूक्लिक एसिड नहीं तो आप सोडियम समझ लेंगे, कार्ब्स ज्यादा है। कार्ब्स के बाद क्या ज्यादा है? लिपिड है। लिपिड के बाद क्या है? आयंस है। बच्चों एनसीईआरटी बुक में ये आप लिखेंगे ऐसे। जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि इस तरह का क्वेश्चन नेहा मैम ने बताया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डालेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डालेंगे और स्पेशली वाटर में इंपॉर्टेंट डालेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, वाटर पे नकली, वाटर पे नकली। ठीक है, वाटर पे नकली। लेकिन इससे ज्यादा इजी है कि आप इसको 2-3 बार लिख लें तो आपको याद रहेगा। ओके, ठीक है, इस स्लाइड में ये क्वेश्चन आता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोटीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बहुत सारी यूनिक चीजें मैं बताऊंगी। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको यूनिक चीजें बताई थी ना, कि कैसा ऑयल खाना चाहिए और कौन सा फैटी एसिड अच्छा होता है, ऑयल को चूज करना चाहिए कैसे, है ना। तो आज आप बहुत सारी चीजें समझेंगे कि आपके स्किन के लिए क्या अच्छा है। ओके, पहले हेल्थ के लिए समझा, अब स्किन के लिए समझेंगे। ओके, तो स्किन के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक ऐसा है ना जिसमें स्किन से रिलेटेड चीजें आएंगी। ओके, तो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या है बच्चों? बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है।
इसका मतलब क्या है, इससे आपकी बॉडी बनती है, इससे आपके सिक्स पैक बनते हैं, इससे आपके मसल्स बनते हैं, ठीक है। रेसलर प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, और आजकल तो कीटो डाइट चलने लगा है। कीटो डाइट जानते हैं, सारे जो माचो मैन टाइप होते हैं ना, बोलते हैं आई एम ऑन कीटो डाइट। कीटो डाइट का मतलब है कि सिर्फ प्रोटीन खा के वो अपना वेट लॉस करते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है बच्चों, आप लोग कभी ट्राई मत करना, स्पेशली जो थोड़ा ज्यादा एज हो जाता है वो लोग ट्राई करते हैं। आप अगर ट्राई करेंगे तो बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएंगे। ओके, चलो, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं तो ये किस किस फूड में होता है। तो बॉडी बनानी है तो दूसरे की बॉडी खानी होगी, मतलब नॉनवेज खाना होगा। नॉनवेज में प्रोटीन बहुत होता है, स्पेशली फिशेस में, ठीक है। फिशेस में जितने एसेंशियल अमाइनो एसिड मैंने बताए थे ना, वो सारे होते हैं, तो फिशेस अच्छा होता है। वेजिटेरियन वाले क्या खाएं भाई, वेजिटेरियन वाले पी फॉर प्रोटीन के लिए पी वाली डिशेस खाएं, जैसे पी फॉर पनीर खाएं, ठीक है, पी फॉर पीनट खाएं। मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और गर्म भी करती है, ठंड में मूंगफली खाया कीजिए। पल्सेस खाएं, ओके, पी फॉर पीज खाएं, और पी फॉर चिकपी खाएं, मतलब जो काबुली चना वगैरह होता है ना, गोरा वाला चना, काला वाला चना, हर तरह का चना खाएं, तो इससे आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ओके, चल, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब है कि जितने प्रोटीन होते हैं ना, वो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, और अमाइनो एसिड में क्या, कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब यहां देखिए ध्यान से, अगर सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओके। डबल पेप्टाइड बॉन्ड है, ओके, दो पेप्टाइड बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड। डाई का मतलब क्या होता है, दो। और अगर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे इसको, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। इसका मतलब क्या समझ में आया, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। कितने अमाइनो एसिड, मिनिमम कितने अमाइनो एसिड मैम, मिनिमम 100, ठीक है, मैक्सिमम तो बहुत जाता है, मिनिमम 100। और इसमें लेकिन एक्सेप्शन है, दैट इज इंसुलिन, अभी मैं लेटर ऑन आपको बताती हूँ इसके बारे में। प्रोटीन्स आर पॉलीमर, पॉलीमर है किसका, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब ये अमाइनो एसिड का मिलकर बनता है। दे आर हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर का क्या मतलब होता है, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन। अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ट्रायोसिन 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 जोड़कर आप प्रोटीन नहीं बना सकते। ट्रायोसिन के साथ मेथियोनिन, फिनाइलनाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड जुड़कर अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। बस यही मतलब है इसका, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़कर आपका प्रोटीन बनाते हैं। जैसे जैसे एक एग्जांपल आपको बताती हूं कि ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड जिसको ग्लूटामेट बोलते हैं, और सिस्टीन, ये तीनों जब मिलते हैं ना तो बच्चों ग्लूटाथायोन बनाते हैं। ग्लूटाथायोन अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट में ग्लूटाथायोन होता है, और आजकल ग्लूटाथायोन का बहुत ट्रेंड है। इसके लोग कैप्सूल खाते हैं, इसके फेस वॉश यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्किन को एक्चुअली एजिंग से बचाता है, बूढ़ा होने से बचाता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये रिंकल से बचाता है, ग्लूटाथायोन। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमने देखा था अमाइनो एसिड में ये सारी चीजें थी। किसी किसी में सल्फर भी, किसी किसी में फास्फोरस भी होता है। कितने अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, मिनिमम 100 अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन में सिर्फ 51 अमाइनो एसिड होते हैं और वो क्या बना देते हैं, प्रोटीन। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। कैसे बनता है ये, 21 अमाइनो एसिड की एक चेन होती है,
प्लस 30 अमाइनो एसिड की एक चेन होती है, ये दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप ये लाइन में इंपॉर्टेंट डालेंगे। अब एक एक्सेप्शनल चीज मैं बता रही हूं कि जो सबसे लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो होती है टाइटिन। टाइटिन क्या है, हमारे मसल्स में जो प्रोटीन होता है ना, जो मसल्स बनते हैं उनमें जो प्रोटीन होता है वो उसको बोलते हैं टाइटिन। टाइटिन बनाने के लिए, मतलब आपकी मसल बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड चाहिए, 34,350 अमाइनो एसिड। इसलिए बच्चों 6 पैक बनाना इतनी आसान बात नहीं है, रेसलर्स की तरह मसल्स बनाना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए और साथ में बहुत सारा अमाइनो एसिड चाहिए, ठीक है। इसलिए वो आपने उनका डाइट देखा होगा कि दूध में बहुत सारे अंडे फोड़ के, एक्सेप्शन बता दे रही हूँ, बहुत सारे अंडे फोड़ कर वो पी जाते हैं, बहुत सारा नट्स खाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन डाइट लेते हैं, तब जाके उनकी ऐसी मसल्स बनती है, ठीक है। ओके, तो मसल बनाने के लिए आपको 34,350 अमाइनो एसिड लगते हैं, जो कि लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर चूहों को मसल बनानी है तो उनको 1,000 अमाइनो एसिड ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उनको ज्यादा अमाइनो एसिड लगता है, इसलिए वो चूहे ही रह जाते हैं, उनके मसल नहीं बन पाती, ठीक है। ओके, अब इंसुलिन के बारे में आपने पूछा कि देखो मैं क्या बता रही थी कि मिनिमम 100 अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं एक प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन इंसुलिन एक एक्सेप्शन है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सिर्फ 51 अमाइनो एसिड में ही बन जाता है, ठीक है, बहुत कम अमाइनो एसिड की जरूरत है। ये कैसे बनता है, 21 अमाइनो एसिड की एक चेन होती है और 30 अमाइनो एसिड की चेन होती है, दोनों को जोड़ दीजिए 51 आता है, ठीक है। और ये मिल करके क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड, सॉरी प्रोटीन, ठीक है, क्लियर हो गया। और इस स्लाइड में और क्या क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना वेरी लगा सकते हो उतना वेरी लगा लेना, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है, विच इज द मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एबुडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, दैट इज कोलेजन। कोलेजन क्या होता है, कोलेजन बच्चों आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, जो टेंडन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। टेंडन क्या होते हैं, टेंडन आपके मसल को ना बोन से जोड़ कर रखता है, जहां जहां मसल है उनको बोन से जोड़ कर रखता है, तो ये क्या करता है, आपकी स्किन को टाइट खींच के रखता है, ठीक है, ओके। लेकिन 30 के बाद धीरे धीरे कोलेजन कम होने लगता है, तो इसकी पकड़ जो है ना, मसल की पकड़ बोन से धीरे धीरे लूज होने लगती है और इसीलिए रिंकल्स आने लगते हैं, हाथ पैर में झुर्रियां दिखने लगती है, स्किन में झुर्रियां दिखने लगती है, ठीक है। इसीलिए आजकल कोलेजन डाइट लेने का चलन है कि भाई 30 के बाद तो कोलेजन कम होने लगेगा, और आजकल तो और जल्दी कोलेजन कम होने लगता है, क्यों, क्योंकि लोग चाय पीते हैं बहुत ज्यादा, है ना, स्वीट्स खाते हैं बहुत ज्यादा, तो जितना आप चॉकलेट खाएंगे, जितना चाय पिएंगे, जितना ज्यादा मीठा खाएंगे, उतना कोलेजन जल्दी कम होगा। और कोलेजन इसलिए लोग एक्स्ट्रा ऊपर से लेते हैं, कोलेजन लेने से क्या होता है कि आप ज्यादा समय तक जवान बने रहते हैं, ओके। अब आप ये सर्च कर लेना कि कोलेजन होता किसमें है, क्योंकि आगे चल के आपको कभी ना कभी तो काम आएगा जब आप 30 के पार हो जाएंगे, है ना। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले ना ये इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि ग्लूटाथायोन लें, कोलेजन लें, ये सारी चीजें लें, ओके। फिर क्वेश्चन आता है रूबिस्को पे, विच इज द मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। कोलेजन तो सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में था, हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन, लेकिन पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाने वाला कौन है, रूबिस्को। ये आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, प्लांट्स में पाया जाता है और पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्लांट पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो दे दिया जाएगा मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन एंड फिर लिखा होगा उसके जस्ट बगल में मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, और आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, पहले लिख देगा सेलुलोज, फिर लिख देगा ये रूबिस्को, या फिर पहले लिख देगा रूबिस्को फिर लिख देगा सेलुलोज, ठीक है। तो नीट में ये कई बार आया हुआ है बच्चों, ये जरूर पढ़ के जाना। मेरी इतनी कहानियां बताने के पीछे मतलब ये नहीं है
कि मैं आपको स्किन केयर से मतलब ये कराऊं रूबरू। इतना एक्स्ट्रा बताने का मतलब ये है कि आपको याद हो जाए चीजें। जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में जाते हैं ना, तो चीजें याद हो जाती हैं उसके बारे में। ठीक है। दूसरी बात क्या है, मैं चाहती हूं कि आप नॉलेज जो ले रहे हैं वो आप उसको अप्लाई कर सकें, बच्चों लाइफ में अप्लाई कर सके, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको। चलो, हाउ डू प्रोटीन फॉर्म, प्रोटीन बनता कैसे है? दो अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो अमाइनो एसिड A1 हो गया और A2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर हम दो अमाइनो एसिड को अभी जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? अमाइनो एसिड का मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला? COOH NH2 फिर H फिर R। ठीक है, फिर प्लस ये एक अमाइनो एसिड हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड आपका COOH NH2 फिर ऊपर H नीचे R, ये हो गया, ये फॉर्मूला बताया था। अब COOH को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जैसे ऊपर लिखा है, क्योंकि मुझे जोड़ना है, आसानी हो जाएगी जोड़ने में। NH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखा है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बच्चों याद रखना कि कोई भी बॉन्ड जब हम बनाते हैं, कोई भी बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि वाटर निकालना है। कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोलाइसिस करना जरूरी है, वाटर का रिमूवल करना जरूरी है, तभी जाके बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तभी जाकर के बॉन्ड बनेगा। तो हम क्या करेंगे? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हमको वाटर निकालना है। वाटर कैसे निकलेगा? हमने कार्बोक्सिल से क्या ले लिया? OH। कार्बोक्सिल से क्या ले लिया? OH ले लिया। ठीक है, और इससे NH2 से क्या ले लिया? H ले लिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, NH2 को अलग तरीके से लिख देती हूँ। NH2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और इससे ले लिया सिर्फ H। ओके, इससे ले लिया सिर्फ H ले लिया मैंने, तो ये क्या बन गया बच्चों? H2O बन गया। ठीक है, H2O बन गया, ध्यान से देखिएगा। अब कार्बोक्सिल के पास क्या बच गया? कार्बोक्सिल के पास क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ O बच गया। और N के पास क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ H बच गया। और इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने बना लिया एक बॉन्ड अपने बीच। कैसे बना लिया? अब मैं बताती हूँ, देखिए। कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए? 4, 4 होता है ना? और 4 के 4 पूरे ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दो को ये फुलफिल करेगा, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इधर एक को इसने इधर बांट दिया, एक को इधर बांट दिया, तो ये पूरा ऑक्यूपाइड हो गया। नाइट्रोजन का कितना होता है? 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन का 3 होता है ना, लास्ट में 5 होते हैं, तो 8 - 5 3 हो गया। ठीक है, तो एक इसने कार्बन के साथ शेयर किया, एक इधर वाले कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ, तो बन गया ना बॉन्ड, बन गया ना बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है CONH, ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन है? पेप्टाइड बॉन्ड है। समझ गए? CONH। अगर ये ऐसे भी लिखा है तो भी आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ रिमूवल ऑफ वाटर जो हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, वाटर का हटना। ठीक है, वाटर का हटना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया तो क्रिस्टल क्लियर लिख के भेजिए, और जिसको नहीं समझ में आया मुझसे दोबारा पूछिए। जल्दी जल्दी। हम्म, ओके। अवनीश, अवनीश ने क्या पूछा भाई? अच्छा, अवनीश और आर्यन ने बोला कि रिपीट कर दें। ठीक है, देखिए बच्चों, कुछ नहीं है,
ये है आपके पास एक अमाइनो एसिड, ठीक है, और ये है दूसरा अमाइनो एसिड। इन दोनों को मुझे जोड़ना है, ठीक है। तो एक तरफ क्या है, कार्बोक्सिल है, ओके, एक तरफ कार्बोक्सिल है और दूसरी तरफ अमाइन ग्रुप है, NH2 है। हमको निकालना है वाटर। तो ऊपर से तो वाटर नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर O है और H है। वाटर कहां से निकलेगा, इधर से ही। तो कार्बोक्सिल बहुत दयावान है ना, वो ज्विटर आयन में भी उसने अपना H दिया था, यहाँ पे वो अपना OH दे रहा है, और NH2 क्या दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना H दे रहा है, क्योंकि इसके पास O है भी नहीं ना, ठीक है। तो इसने OH दिया और इसने H दिया, तो क्या बन गया बच्चों, वाटर, H2O बन गया, वाटर रिलीज हो गया। वाटर रिलीज हो गया तो सिर्फ क्या बचा, CONH। CONH मिल जाएंगे और क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कैसे बनेगा ये मैंने बताया, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये इधर एक कार्बन को दे देगा, इधर नाइट्रोजन को दे देगा और 2 दे देगा ऑक्सीजन को, है ना। इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर को, और जुड़ने को कार्बन के और नाइट्रोजन के जुड़ने को क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। वाटर निकल गया और दोनों आपस में मिल गए, कंडेंसेशन। चलो, अब जुड़ जुड़कर ये अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत यूनिक, थैंक यू अवनीश, बहुत यूनिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलो, बुक में पढ़ेंगे ना आपको बहुत सारी कहानियां लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन बहुत इजी तरीके से समझना है हमको और लिखना है अपने वर्ड्स में। प्राइमरी स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, 4 स्ट्रक्चर, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब भी हम कोई चीज का शुरुआत करते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से कोई चीज बनाते हैं, है ना। फिर आगे जब बढ़ते जाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अमाइनो एसिड ने जब स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया तो इनको ज्यादा आइडिया नहीं था, है ना। तो इन्होंने सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा जैसे कि माला, मोती एक धागे में, तो इन्होंने क्या बनाया, एक माला की तरह स्ट्रक्चर बनाया, सिंपल ऐसे फाइब्रस स्ट्रक्चर, ओके। अब क्या हुआ कि इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब प्रोटीन को बनाना था तो अमाइनो एसिड ने बोला कि चलो ट्राई किया जाए थोड़ा घूम फिर के, ओके, थोड़ा घूमा फिरा जाए ऐसे। तो ये क्या हो गया, इस तरह से घूम गए, ओके, इस तरह से घूम गए और क्या बना दिया, सांप सीढ़ी। क्या बना दिया, सांप सीढ़ी। क्यों मैंने सांप सीढ़ी बोला, ताकि आपको याद रहे, एस फॉर सेकेंडरी और एस फॉर सांप, ये सांप की तरह नहीं लग रहा है ना। और सीढ़ी मैंने क्यों बोला, हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, लैडर, और लैडर का मतलब सीढ़ी, है ना, सीढ़ी। तो ये क्या है, सांप सीढ़ी वाला स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद जब इस सांप को लेकर मैंने हाथ में लिया, चप्पल से पीट दिया, जब इस सांप को लेकर मैंने चप्पल से पीट दिया, तो कौन सा स्ट्रक्चर बना, प्लीटेड स्ट्रक्चर, प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। सांप बना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और जब उस सांप को पीट दिया तो वो चपटा हो गया, है ना, फ्लैट वॉर्म लाइक, तो वो हो गया प्लीटेड स्ट्रक्चर। याद रहेगा बच्चों अब, ठीक है। थोड़े वाहियात एग्जाम्पल मैं लेती हूं, लेकिन ये इससे ना याद रहेगा आपको, ठीक है, कि सांप को आपने पीटा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बना ये वाला, इसमें क्या बना है, स्नेक बना है, देखो ये स्नेक की तरह लग रहा है। जब ये स्नेक ना कैसे भी ऐसे तैसे जैसे वैसे अगर घूम जाए, ठीक है, ऐसे वैसे जिधर मन कर रहा है उधर घूम जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखिए अल्फा हेलिक्स भी है, बीटा सीट भी है। तो ये क्या कर रहा है, मिल करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलकर इधर उधर घूम करके जंबल एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर,
ठीक है। फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या किया, बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर, जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर ए बी सी डी, बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर मिल करके एक दूसरे में उलझ गए, ऊन की तरह उलझ गए। जैसे ये है ए टर्शियरी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये है, ये दूसरे कलर का बी टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आ गया एक और आ गया सी टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऐसे ये मिलकर कौन सा स्ट्रक्चर बना दिए, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो आप जब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल गोल बन गया, 3D स्ट्रक्चर बन गया। अब आप इसको इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, हर तरीके से, ठीक है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिएगा फिर से, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही टर्शियरी बनेगा, और टर्शियरी से ही क्वार्टरनरी बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, जल्दी बोल दिया करो कि समझ में आ गया मैम, है ना। चलो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बच्चों कौन बनाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इससे ना यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल सबके आपको याद होने चाहिए। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है ना, मोती और धागे वाला स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सांप जैसा स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सांप जैसा स्ट्रक्चर केराटिन। केराटिन कहाँ होता है, आपके बालों में। तो कैसे याद रखेंगे, गाना सुना है, काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, है ना, गाना सुना है ना, काली नागिन के जैसी जुल्फे। तो जुल्फे कैसी होती है, नागिन की तरह ऐसे, है ना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका नागिन वाला स्ट्रक्चर आएगा। ओके, केराटिन, केराटिन किस में होता है, हेयर में होता है। ओके, बीटा प्लेटेड किस में होता है, सिल्क प्रोटीन में। नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर किस में होगा, कोलेजन में, ग्लोब्यूलिन में, जो आपका कोलेजन मैंने बताया, इलास्टिन में। ओके, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज एंड राइबोसोम, 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 ठीक है। और हीमोग्लोबिन में ऐसे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनता है, बीच में आयरन होता है और चारों तरफ आपका क्या होता है, चारों तरफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनता है। प्रोटीन, ये वाला जो टेबल है ना, अगेन टेबल से क्या क्वेश्चन आता है, 9.5 टेबल सारे बच्चे लिख लेंगे इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है GLUT4, GLUT4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो मैच दी फॉलोइंग आ जाएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिखेंगे बुक में, मैच दी फॉलोइंग आएगा या फिर अलग अलग आएगा। जैसे GLUT4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता है कि GLUT4 क्या होता है, GLUT4 इज ग्लू फॉर ग्लूकोज, टी फॉर ट्रांसपोर्टर, ग्लू फॉर ग्लूकोज, टी फॉर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। ओके, इसके अलावा ट्रिप्सिन पे आ सकता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, बस। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के क्या फंक्शन होते हैं, सेल को रिपेयर करना, न्यू सेल बनाना, आपके मसल्स बनाना, हार्मोन, जितने भी हार्मोन्स होते हैं दे आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन एक्सेप्ट द राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम एक प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता, और बहुत सारे इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये फंक्शन आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये है प्रोटीन डेफिशिएंसी। इससे क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, ये पूरा सिम्टम्स जितना लिखा हुआ है ना, ये पूरा स्टेटमेंट दे देगा आपको। स्टेटमेंट देने के बाद बोलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विच डिजीज। तो आपको बताना है कि क्वाशियोरकर है, मरासमस है, कैसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे। देखिए, क्वाशियोरकर ना प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है, पहली बात। इसमें ओडेमा हो जाता है, ओडेमा,
ओडेमा क्या होता है, जो बच्चे होते हैं 5 साल तक के बच्चे, उनका पेट ना घड़े की तरह हो जाता है, मटके की तरह। आपने देखा होगा मैगजीन्स में, जिसमें इंडिया, पुअर इंडिया दिखाया जाता है। पुअर इंडिया में ऐसे बच्चों की तस्वीर जरूर ली जाती है, डार्क कलर होगा, इसकी हेयर थोड़े रेडिश टाइप के होंगे, और जो पेट है, पूरा शरीर में हड्डी दिख रहा है, पूरे शरीर में हड्डी दिख रही है, लेकिन पेट एकदम बड़ा मटके की तरह है। देखा है कभी ऐसे? जानबूझकर दिखाया जाता है ऐसा फोटो, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि उस बच्चे ने बहुत खाना खाया हुआ है, कि वो मोटा हो गया है, ठीक है। पहले मैं जब ऐसी तस्वीरें देखती थी ना, तो मैं सोचती थी इतना पेट भरा हुआ है इसका, इतना ठूस ठूस के खाया हुआ है इसने, लेकिन इसकी हड्डियां क्यों दिख रही है भाई? उसका मतलब पहले मैं समझती नहीं थी, ठीक है। तो उसका मतलब आप भी ऐसा नहीं समझिएगा, उसका मतलब है कि वो क्वाशियोरकर से ग्रसित है। सच में मैं ऐसा ही सोचती थी कि इतना पेट भरा है लेकिन हड्डियां दिख रही है इसकी, कैसा है ना। तो क्वाशियोरकर से ग्रसित है। और मरासमस क्या होता है बच्चों, कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो बच्चा मरेगा ही ना। मरासमस, नाम ही देखो क्या है, मरासमस। प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है, कैलोरी भी नहीं मिल रहा है उसको, कार्बोहाइड्रेट फैट भी नहीं मिल रहा है। ये किसमें होता है? 1 to 2 इयर्स के बच्चों में होता है। इसमें पॉट शेप बैली नहीं होगी, ठीक है। चलो, इन्हीं को पीईएम बोला जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पीईएम का फुल फॉर्म याद करके जाना, ये भी आता है पीईएम। ओके, न्यूक्लिक एसिड हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम सीधे आएंगे कार्बोहाइड्रेट में। न्यूक्लिक एसिड में दोबारा आपको पढ़ाऊंगी डीएनए में। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए बच्चों, क्योंकि क्या है ना कि मैं कुछ नया अब स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो है ना, पानी पी लीजिए सारे। ज्यादा दिमाग काम करता है, जो भी पढ़ा है वो याद भी रहेगा, स्टोर रहेगा बॉडी में। रेडी है सारे, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का निक नेम क्या होता है? कार्ब्स। क्या बोलते हैं इसको? कार्ब्स। आजकल ना बहुत लड़कियां स्टाइल मार के बोलेगी आई एम ऑन कार्ब्स डाइट, तो जो बेचारा जिसको पता नहीं, वो सोचेगा पता नहीं ऐसा क्या खा रही है ना। थैंक यू अफसाना, है ना। वो क्या सोचेंगे कि अरे पता नहीं क्या खा रही है, कुछ बहुत महंगा खा रही है भाई, है ना। तो कुछ नहीं खा रही है, चीनियां खा रही है। क्या खा रही है? चीनी, शुगर खा रही है। ओके, तो कार्ब्स डाइट। लड़के भी कम नहीं है, लड़के क्या बोलते हैं? आई एम ऑन कीटो डाइट, मतलब वो प्रोटीन खाकर मसल बना रहे हैं। ओके, तो आप कभी भी कार्ब्स डाइट और कीटो डाइट के पीछे मत भागिएगा बच्चों, कार्ब्स कीटो के पीछे मत भागिएगा। जो ट्रेडिशनल तरीका है वेट लॉस का और फिट रहने का, वही अपनाना है। दैट इज योगा, है ना, एक्सरसाइज और लिमिटेड फूड। चल, कार्बोहाइड्रेट इट इज नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2nOn, है ना। इसका मतलब क्या है? C6H12। अगर कार्बन 6 होगा तो H क्या हो जाएगा? 12O6। यही तो है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, है ना। ऐसे बनता है बच्चों। इसको मैं CnH2O भी तो लिख सकती हूं, क्योंकि H क्या है? 2 है, ऑक्सीजन अगेन N है। ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो हो गया ना हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, नई चीज पता चली ना। दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। प्रोटीन को हमने क्या बोला था? बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड दे आर एनर्जी गिविंग फूड। इसको खाते ही आपको एनर्जी मिलती है। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप प्रोटीन नहीं खाएंगे, आप क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट किन किन एलिमेंट का मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, नाउ दे आर जनरली नोन एज शुगर। शुगर बोला जाता है इनको। एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन होते हैं? जो आगे बिल्कुल नहीं टूट पाएंगे, जो सबसे सिंपल, सबसे जो है ना, सबसे सिंपल यूनिट है, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगेन आप तोड़ सकते हैं क्या? नहीं,
ठीक है। ग्लूकोज जब आप लेते हैं ना घोल के तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ओके, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट जूस, जैसे ही आप पीते हैं तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड को मिलकर बना होता है, इसलिए उसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इसको जब आप खाएंगे ना स्टार्च को, तो स्टार्च सबसे पहले आपके माउथ में टूटेगा, किसमें, माल्टोज में। उसके बाद बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम लगेंगे, तब जाके वो ग्लूकोज में टूटेगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों, अगर किसी को घर में चक्कर आया है कभी, या आप खुद भी लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो आपको क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए, आपको शुगर वाटर लेना चाहिए, इधर आपको कोई मिठाई ले लीजिए, या ये जूसेस ले लीजिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं खाना खा लेता हूँ, चावल आलू खा लेता हूँ, कार्बोहाइड्रेट ले लेता हूँ, तो आपको शाम तक एनर्जी आएगी। ठीक है, कब एनर्जी आएगी, शाम तक। इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको ये लेना होगा, ग्लूकोज। समझ गए? दे आर नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इतना भारी भरकम नाम मैम, इजी कर दूं, इजी कर दूं, चलो इसको तोड़ते हैं। पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, तो बहुत सारे OH 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 ग्रुप मिलेंगे। तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और आपको ऊपर में मिलेगा CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ओके, कीटोन, कीटोन क्या होता है, किसी किसी ग्रुप में ना आपको ऊपर में C डबल बॉन्ड O मिलेगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन। ठीक है, कीटोन होता है। ये किसमें मिलेगा आपको, फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में। तो हो गया ना इजी नाम। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट में ना बार बार हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो सेकेराइड का क्या मतलब है, सेकेराइड का मतलब है शुगर। ओके, सोर्सेस किस, क्या क्या खा के आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मैं एक ट्रिक बता दे रही हूं कि जो चीजें डायबिटीज पेशेंट को मना होती है ना, वो खाकर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट मना होता है। जल्दी बताइए, कौन कौन सा फूड है, आपके आसपास तो होंगे डायबिटीज पेशेंट, हर घर में मिल जाते हैं। हाँ, स्वीट पोटैटो, और बताइए, एक्चुअली कोई भी पोटैटो, स्वीट पोटैटो या कोई भी पोटैटो, है ना, पोटैटोज। फिर सुगर, सुगर मना होता है ना सबसे पहले उनको। और क्या, राइस, यस राइस, ओट्स। और क्या मना होता है उनको, हाँ स्वीट्स तो मना होता है। हाँ, फ्रूट्स, फ्रूट्स मना होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ओके, तो ये सारी चीजों में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नाउ, carbohydrates are divided into monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर प्रेजेंट। अगर सिंगल शुगर प्रेजेंट है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है, और सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। अगर सिंगल शुगर प्रेजेंट है, मतलब वन शुगर प्रेजेंट है, तो वो मोनोसेकेराइड। अगर दो शुगर प्रेजेंट है, डाई का मतलब टू, दो शुगर प्रेजेंट है तो डाइसेकेराइड। ऑलिगो मतलब यहाँ दो नहीं होना चाहिए, एक्चुअली 3 to 10, 3 to 10 अगर प्रेजेंट है तो ऑलिगोसेकेराइड, और 10 से ज्यादा प्रेजेंट है तो पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाले टेबल में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी, और आपको ऐसे ही टेबल बनाना है और उस टेबल के सामने लिखना है जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, मोनोसेकेराइड का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, और इसमें कार्बन, कार्बन 3 से लेकर के कार्बन 7 तक के आपके मोनोसेकेराइड आते हैं। कार्बन 3 का मतलब है कि ट्रायोस, जिसमें कार्बन 3 होगा। ग्लूकोज क्या है, कार्बन 6 से बनना होता है, C6 होता है ना, C6H12O6 ऐसे। ठीक है, ट्रायोस, पेंटोज, टेट्रोज, इस तरह से बनता है। और ध्यान से सुनिए कि डाइसेकेराइड जो है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर के ही बनेगा। जैसे सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, गैलेक्टोज बनता है आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, सॉरी लैक्टोज,
लैक्टोज आपका किससे मिलके बनेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मैम आप ये सब क्यों बता रही हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि लैक्टोज किन दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, सुक्रोज बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, मॉल्टोज बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। और ये सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये सारे जितने मोनोसेकेराइड हैं और डाइसेकेराइड हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। आगे मैं बता रही हूँ रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट द सुक्रोज। सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन आएगा? फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, फ्रूट्स में मिलता है। ओके, एंड लैक्टोज इज मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। हो गया, ठीक है, आगे पढ़िए। नाउ अब जो है ना बच्चे, थोड़ा सा फोकस, पूरा ध्यान, अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं भटक गया है मिठाई में, तो आप पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं और इससे ज्यादा इजी तरीके से आप कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, कहीं नहीं। पूरा नेट छान मारिएगा ना, इतना ज्यादा इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको। चलो बताती हूँ। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इससे हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आता है। ओके, क्या क्वेश्चन आता है वो भी बताऊंगी, पहले समझिए कि होता क्या है। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं, वो शुगर होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे घर में ही, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो किसी के जीवन में सुख आया दुख आया तो रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो रहा है दुनिया में घर में वो रिएक्ट नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर कौन है? जो रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेनेडिक्ट के साथ, ठीक है, फेहलिंग के साथ और टॉलिन के साथ। ये तीनों केमिकल के साथ ये रिएक्ट करते हैं। ओके, रिएक्ट करते हैं, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं रिएक्ट करते हैं। ओके मैम, ये क्यों रिएक्ट कर पाते हैं? इसलिए रिएक्ट कर पाते हैं, इनका ये कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन, लास्ट कार्बन सबको दिख रहा है यहाँ पे, हेमी एसिटल लिखा है। ठीक है, इस कार्बन में देखिए फ्री हाइड्रोजन है, फ्री ऑक्सीजन है और फ्री हाइड्रोक्सिल है। ये तीनों फ्री है, ये तीनों फ्री है, तो ये क्या करेंगे? कोई भी केमिकल आएगा तो ये उसके साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, और ये रिएक्ट करके अलग अलग कलर शो करेंगे। जैसे बेनेडिक्ट के साथ ये ब्रिक रेड कलर देते हैं, लेकिन इनके पास इस कार्बन में फ्री ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन फ्री हाइड्रोक्सिल नहीं है। ये लॉक है बच्चों, देखो लिखा है ना यहाँ नीचे, लॉक है। ठीक है, ये पूरा लॉक है अपने साइक्लिक फॉर्म में, ये ऑलरेडी CH2 के साथ लॉक है। ओके, कंप्लीटली लॉक है। दूसरा और तरीका समझने का, जितने अगर दो हेक्सागोनल शेप होगा, मान लीजिए स्ट्रक्चर दे दिया आपको, स्ट्रक्चर देने के बाद पूछा कि रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, तो कैसे समझेंगे? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर दोनों पेंटागोनल या एक हेक्सागोनल और दूसरा पेंटागोनल है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, बहुत सारा ट्रिक मैं बता दी अब आपको समझने का। क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे नाम दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको क्या समझना है? ऑल द मोनोसेकेराइड, ऑल द मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन? सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज ना बहुत स्ट्रेस में रहता है, कैसे याद रखना है? सुक्रोज स्ट्रेस में रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता, यार मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना है किसी से, ठीक है, बहुत स्ट्रेस में है। और जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉली प्लस ऑलिगोसेकेराइड जितने होते हैं, आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब बन जाएगा
बन जाएगा। बच्चों हर अल्टरनेट ईयर पे इस पे नीट क्वेश्चन देता है, ठीक है, एनटीए वालों का फेवरेट टॉपिक है। आगे बढ़ जाऊं, बताओ, नींद तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही? बीच बीच में ना छींटे मारना जरूरी होता है। सब्जी वाले को देखा है, सब्जी वाले बीच बीच में छींटे मार मार के अपने सब्जियों को फ्रेश रखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा बोल बोल करके आपको जगाती रहती हूँ, जागते रहो, है ना। चलो फुल्ली कॉन्फिडेंट, चलो तो मैं आपकी तुलना सब्जी से नहीं और मैं सब्जी वाली से नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको जगाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, ताकि आपका पूरा ध्यान मेरे पास आ जाए। ओके चलो, टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। मोनो और डाई के बारे में तो हमने पढ़ा, पॉलीसेकेराइड के बारे में नहीं पढ़ा। बहुत सारे अलग अलग शुगर मिलके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, ठीक है। तो दो तरह से जुड़ सकते हैं, या तो सारे शुगर एक जैसे हों तो उसको होमो पॉलीसेकेराइड बोलेंगे, या तो सारे शुगर अलग अलग तरह के हों तो उसको हेटेरो पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। अगर मान लीजिए ग्लूकोज 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 जुड़ता जा रहा है तो वो होमो आ गया, और ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज इस तरह से जुड़ रहे हैं तो वो हेटेरो पॉलीसेकेराइड बन गया, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल, सेलुलोज। सेलुलोज जो बनता है दैट इज होमो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। वो सिर्फ ग्लूकोज 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 के मिलने से बनता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि सेलुलोज होमोसेकेराइड है या हेटेरो है, या फिर क्वेश्चन क्या आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। बहुत सारे होमो दे देंगे, उसके बीच में एक हेटेरो छुपा रहेगा। कैसे याद करना है, बहुत छोटा है बच्चों, ठीक है। जो एच वाला नाम है ना वो हेटेरो होता है, बाकी सब क्या है आपके होमोपॉलीसेकेराइड है। स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजेन, इनुलिन, काइटिन, ठीक है, सेलुलोज, ये सारे आपके होमोपॉलीसेकेराइड है। एक होमवर्क है बच्चों आपके लिए, इनुलिन। इनुलिन के बारे में आपको ढूंढ के आना है। आपके पॉलीसेकेराइड वाले टॉपिक में इनुलिन के बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, सिर्फ 2 लाइन लिखी है, एंड दैट 2 लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार नीट में पूछा गया है, तो आप वो इनुलिन के बारे में पढ़ के आएंगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा इनुलिन के बारे में। ये छोटा सा होमवर्क करेंगे ना, ठीक है, ये छोटा सा होमवर्क करना है, और एनसीईआरटी तो मैं 2 दिन बाद चेक करूंगी, ठीक है। मतलब जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं एनसीईआरटी भी देखूंगी, या फिर आप मुझे मैसेज करके भेज दे तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में वो आएंगे जिसमें 2 अलग अलग, क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, यहाँ नहीं बताना है ना। कुछ जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ के आने दो, और क्या लिखा है उसके बारे में। ओके चलो, ऐसे वेरी गुड अवनीश की आप पढ़े हुए हैं, वेरी गुड। हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, यहाँ कुछ नया सीखते हैं। आपने ऐसे सुना है कहीं हाइलुरोनिक एसिड, ऐसा सुना है, इस तरह की वॉइस सुनी है कहीं? हाइलुरोनिक एसिड कहाँ सुना है? हाइलुरोनिक एसिड, हाँ, लैक्मे हाइलुरोनिक एसिड, बिल्कुल मेरी तरह बोलती है ना, लैक्मे, है ना। फिर आपका एक और रेवलॉन या फिर किसी में बोलता है ना। हाइलुरोनिक, लॉरियल, लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड, पॉन्ड्स हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, उनके सीरम वगैरह मिलते हैं। तो ये क्या है, क्यों इतना ज्यादा ऐड किया जा रहा है इसका? इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि ये सेफ है, सेफ टू यूज है। क्यों? क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है सिर्फ। और हाइलुरोनिक एसिड बच्चों 20 इयर्स तक ना हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं और 20 साल तक के जो होते हैं ना, उनकी स्किन में एक नेचुरल वाटर होता है, नेचुरल हाइड्रेट होता रहता है स्किन, ठीक है। लेकिन 20 इयर्स के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है, हाइलुरोनिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगता है और स्किन में ग्लो खत्म होने लगता है, और इसलिए आपको ऊपर से हाइलुरोनिक एसिड लगानी पड़ती है स्किन पे। तो बच्चों, जो बाहर मिलता है ना हाइलुरोनिक एसिड, उसको कभी ट्राई मत करना,
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि ये सब अब ट्रेंड में आ रहा है ना, तो आप लोग के टाइम तक ये नॉर्मल हो जाए इसका यूज। तो मैं बता दे रही हूँ, इसको यूज मत करना, क्योंकि जो नॉर्मल जो मिलता है उसमें सल्फेट होते हैं, उसमें डी ग्लूकोरोनिक एसिड नहीं होता, वो सल्फेट मिलाकर बनाते हैं। ओके, और बोलते हैं हाइलोरोनिक एसिड है। हाँ, हाइलोरोनिक एसिड जो एक्ट्रेस लेते हैं ना, महंगे वाले जिसके इंजेक्शन लेते हैं, वो एक्चुअल होता है। वो स्किन में इंजेक्शन लेते हैं, लिप्स में इंजेक्शन लेते हैं, ताकि जो भी रिंकल्स है ना वो हट जाए और अचानक से उनका स्किन फ्लफी जवान सा लगने लगे। ठीक है, हाइलोरॉनिक एसिड। ओके, इट इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, स्किन में मिलता है आपके। ओके, एंड हिपैरिन क्या है? हिपैरिन बच्चों एंटी कोआगुलेंट है, एंटी कोआगुलेंट है, जो आपके ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, कोएगुलेंट है जो ब्लड में पाया जाता है, ये आपके ब्लड को अंदर ही अंदर थक्का बनने से रोकता है, मतलब अंदर ही अंदर क्लॉटिंग होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है, तो आपका ब्लड अंदर भी तो जम सकता है ना, लेकिन हिपैरिन क्या करता है? उसको रोकता है और आपका ब्लड इजिली फ्लो करता है। अगर हिपैरिन कम हो गया ना ब्लड में, तो अंदर ही अंदर क्लॉट्स बनने लगेंगे। समझ गए? ओके, तो पॉलीसेकेराइड के बारे में हमने क्या पढ़ा? होमोपॉलीसेकेराइड होता है और हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। होमोपॉलीसेकेराइड स्टोरेज टाइप का होता है और स्ट्रक्चरल टाइप का होता है। स्टोरेज वाला क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, जैसे स्टार्च। स्टार्च क्या है? आपका स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड है। प्लांट्स क्या करते हैं ना, ग्लूकोज बनाते हैं और सारा का सारा ग्लूकोज तो यूज नहीं कर लेते, जो ग्लूकोज बच जाता है एक्स्ट्रा, उसको स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में वो रख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रख लेते हैं, ताकि बाद में जब उनको जरूरत पड़े तो उसको ब्रेक करके पूरे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में यूज कर सके। ऐसे हम रखते हैं स्टोर करके। हमारी बॉडी में भी जब ग्लूकोज ज्यादा हो तो लीवर क्या करता है? अच्छा, ज्यादा ग्लूकोज खाया, बहुत मिठाई खाई, चलो इस मिठाई की लड्डू बना ली जाए। तो वो क्या करता है? बड़े बड़े लड्डू बना लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और अपने पास रख लेता है। जब उसको दिखता है कि ग्लूकोज कम हो गया बॉडी में, तो वो रिलीज कर देता है इनको तोड़कर। क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मैम ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्यों, ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों नहीं? ग्लूकोज के फॉर्म में इसलिए नहीं क्योंकि ग्लूकोज ना इजिली पास कर जाता है सेल को। ठीक है, तो इजिली पास कर जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ना, आपका डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े बड़े फॉर्म में होगा तो वो पास नहीं कर पाएगा जल्दी। ओके, लड्डू को ग्लाइकोजेन बोलते हैं। मतलब मैंने जो लड्डू बताया ना, ये किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, लीवर के अंदर रहता है। ओके, चलो स्ट्रक्चर पढ़ लिया जाए। अब आपको थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ाऊंगी, एपीमर पढ़ाऊंगी और आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर आज हम पढ़ के ही जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ, समझ में भी जल्दी आ जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर बच्चों दो तरह का होता है, लीनियर स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसका है? ग्लूकोज का है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। अब इसी लीनियर स्ट्रक्चर को मैंने घुमा के ऐसे लॉक कर दिया, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया? रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, घुमा के लॉक कर दिया तो रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब ये देखिए, इसको आपको बनाना कैसे? पहले तो आप एक हेक्सागोनल बना लेंगे, एक जगह पे ओ लिख देंगे और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? ओ के राइट साइड से, क्लॉकवाइज। ठीक है, ओ के राइट साइड से, कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं करेंगे, ओ के राइट साइड से। ये होगा 1 2 3 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। ठीक है, अगर ऊपर आपने H लिखा है तो नीचे OH होगा, ऊपर OH लिखा है तो नीचे H होगा। ऐसे बनाना है। ठीक है, और जो बच्चों रिंग फॉर्म होता है वो अगेन दो तरह का होता है। कौन कौन सा फॉर्म? पायरानोस एंड फ्यूरानोस। फ्यूरानोस, ये सब बच्चों नीट का क्वेश्चन है। पायरानोस, पायरानोस में क्या होगा? वन ऑक्सीजन लिंक विथ 6 कार्बन। ठीक है,
देखो 1 ऑक्सीजन लिंक विथ 1 2 3 4 5 6, इसलिए तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागोनल। ठीक है, 6 कार्बन है। और यहां पे कैसा स्ट्रक्चर बनता है, पेंटागोनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 ऑक्सीजन विथ 5 कार्बन, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, बस इसमें यही पढ़ना आपको। नाउ एपीमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपीमर। एपीमर और एनोमर क्या होते हैं? देखो बच्चों, एनोमर मतलब जिसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, एपीमर क्या है? एपीमर मतलब कि एक छोटी सी चेंज होने से एक नया स्ट्रक्चर बन गया। आपको इस डायग्राम में कुछ चेंज दिख रहा है? कुछ चेंज दिख रहा है? ये देखिए, ग्लूकोज का है, ये गैलेक्टोज का है। एक चेंज दिख रहा है ना आपको? सिर्फ एक हल्का सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने से इसमें OH राइट साइड में है, ग्लूकोज में, और गैलेक्टोज में OH लेफ्ट साइड में है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होने से, इतना सा माइनर डिफरेंस होने से बच्चों, ये ग्लूकोज बन गया, ये गैलेक्टोज बन गया। बाकी सब आप मैच कर लीजिए, सेम टू सेम है ना, सब सेम है। बस डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज में राइट साइड में है OH और इसमें लेफ्ट साइड में है OH। तो एक ग्लूकोज बन गया, एक गैलेक्टोज बन गया। समझ गए? अब इसको ही साइक्लिक फॉर्म में देख लेते हैं। साइक्लिक फॉर्म में कार्बन नंबर 4 पे सभी अपना ध्यान लगाएंगे, एट कार्बन 4। ठीक है, इसमें भी एट कार्बन 4। ये है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड दिस इज कार्बन 4। कार्बन 4 पे ध्यान लगाएंगे। कार्बन 4 पे ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? अपसाइड क्या है? H है, अपसाइड H है। और कार्बन 4 में इस तरफ में अपसाइड क्या है? OH है, अपसाइड क्या है? OH है। तो इतना सा चेंज होने से ये क्या बन गया? एपीमर। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपने इस साइड कार्बन 4 लिया है तो इधर भी कार्बन 4 को ही देखना है। ठीक है, नंबरिंग बता ही दिया है, 1 इधर से स्टार्ट होगा, 2 3 4 सब में एक ही जैसा चलेगा। ओके, चलो अब ये है डेक्स्ट्रो लीवो। ओके, D फॉर डेक्स्ट्रो और L फॉर लीवो कॉन्फ़िगरेशन। बहुत छोटी सी चीज इसमें आपको याद रखनी है कि डेक्स्ट्रो लीवो में लेफ्ट साइड OH होगा, लेफ्ट साइड OH होगा लास्ट कार्बन में। ये जो चेन वाली कार्बन बनेगी, ठीक है, तो वो जो लास्ट कार्बन है उसमें लेफ्ट साइड OH होगा। इसको आप लास्ट कार्बन नहीं बोलेंगे, ये चेन वाली। ठीक है, चेन वाली। इसमें क्या है बच्चों? OH लेफ्ट साइड होगा और इसमें क्या होगा? OH राइट साइड होगा, OH राइट साइड होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? राइट साइड OH, राइट साइड OH। ठीक है, मतलब ये एरिथ्रोज है और यहाँ पे भी एरिथ्रोज है। तो आप जैसे मिरर इमेज बनाते हैं ना, अगर लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो इधर राइट हैंड उठता है, वही चीज है बच्चों। देखो दोनों का नाम सेम है, इधर लेफ्ट हैंड उठ रहा है तो इधर राइट हैंड। लीवो में लेफ्ट उठाया है तो डेक्स्ट्रो में राइट दिख रहा है, लीवो में लेफ्ट उठाया है तो डेक्स्ट्रो में राइट तरफ दिख रहा है OH। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, लीवो में लेफ्ट साइड OH, डेक्स्ट्रो में राइट साइड OH। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आपको आगे बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी। क्या है मैम? बहुत इजी है। देखो कार्बन 1 मैंने बताया था, ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला कार्बन 1 होगा। ठीक है, तो एट कार्बन 1, ठीक है, हाइड्रोजन इज अपसाइड, हाइड्रोजन इज अपसाइड, तो वो क्या होगा? अल्फा कार्बन। अगर कार्बन 1 पे हाइड्रोजन ऊपर है तो वो क्या होगा? अपसाइड, सॉरी अल्फा।
ठीक है। अगर कार्बन वन पे OH ऊपर है तो वो क्या होगा, बीटा। ठीक है। एट कार्बन वन OH इज अपसाइड तो वो क्या होगा, बीटा। बच्चों मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आवाज ठीक से आ रही है? आवाज सही से आ रही है? ओके। तो अब मुझे ये बताइए, ये दोनों क्लियर हुआ। अल्फा कौन होगा, जिसमें कार्बन वन पे हाइड्रोजन ऊपर होगा। बीटा कौन होगा, जिसमें कार्बन वन पे OH ऊपर होगा। अल्फा में हाइड्रोजन ऊपर, बीटा में OH ऊपर। ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और अगर फिर भी याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखना है, H क्या है, H आपका एसिड बनाता है ना, प्रोटॉन। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि अल्फा मैन कौन होते हैं, जिसके ऊपर एसिड होता है। ठीक है, वो अल्फा मैन होते हैं। और बीटा कौन होते हैं, जिसके ऊपर बेस ऊपर रहता है, OH। चलो ये वाला पढ़ के बस क्लास खत्म हो जाएगी। ये ध्यान से सुनिएगा, लास्ट टॉपिक है आपका। प्रोटीन बनाने के लिए बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा था, कौन सा बॉन्ड बन रहा था बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड। दो ग्लूकोज को कौन सा बॉन्ड जोड़ता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दो तरह का होता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा ना अल्फा और बीटा, तो आपको लगा होगा कि ये छोटा सा स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या डिफरेंस पैदा होगा। अभी आप देखिए क्या डिफरेंस पैदा होता है। ओके, ये आपका ऑक्सीजन है, ये हो गया कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ ये ऑक्सीजन है, ये हो गया कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन है। ये क्या है, अल्फा कार्बन है। क्यों अल्फा कार्बन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऊपर है, कार्बन 1 पे हाइड्रोजन ऊपर है। तो हाइड्रोजन ऊपर है तो मैंने क्या बताया था, OH को नीचे बनाइएगा। हाइड्रोजन ऊपर है तो OH को नीचे बनाइएगा। और एक बात याद रखना है, हम हमेशा OH प्लस OH जोड़ेंगे। क्यों, ताकि हम HOH निकाल सकें और इससे क्या बना सकें, वाटर। कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए हमको क्या निकालना है, वाटर को रिलीज करना है, बताया था मैंने। वाटर रिलीज होगा तभी एक बॉन्ड बनेगा। ये वाटर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, O। क्या बच जाएगा हमारे पास, O। और यही O फिर बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो नीचे OH है, इधर भी OH है। मैंने इसका H ले लिया और इसका OH ले लिया। दिख रहा है ना सबको, मैंने इसका H ले लिया और इसका OH ले लिया। ओके, और क्या बना दिया इससे, वाटर। वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया, वाटर बाहर निकल गया। और क्या बच गया बच्चों, O, ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक वो किससे पूरा करेगा, ये वाले हाइड्रोजन से, और एक पेयर करेगा ये वाले हाइड्रोजन से। उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और बन गया ना बॉन्ड। ठीक है, बन गया बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना, ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक। लेकिन ग्लाइकोसाइडिक में कौन सा बॉन्ड, अल्फा, क्योंकि इसके कार्बन 1 में H ऊपर है तो ये अल्फा है। कार्बन 1 जुड़ा है, कार्बन 1 जुड़ा है और कार्बन 4 जुड़ा है तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, समझ में आ गया। क्या किया मैंने, इधर H था, OH था, इस साइड भी क्या था, ऊपर H था, OH था। HOH को मैंने जोड़ के वाटर बना दिया और ये जो O है इन दोनों से जुड़ गया, बस बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बीटा में क्या होगा। बीटा में कार्बन 1 पे, बीटा में कार्बन 1 पे क्या होना चाहिए, OH। कार्बन 1, कार्बन 1, देखिए OH है, यहाँ नीचे H है तो ऊपर OH होगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर H है तो नीचे OH होगा। हमको जोड़ना किसको है, OH OH को, OH OH को जोड़ना है ताकि O बच जाए। ठीक है, तो OH OH कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब हम जोड़ेंगे इनको। ठीक है,
तो अब हमको जोड़ना कैसे पड़ेगा, थोड़ा घुमा के जोड़ना पड़ेगा। इसका मैंने H ले लिया और इसका मैंने OH ले लिया और बना दिया वाटर। वाटर रिलीज हो गया, बच गया क्या बच्चों, O। बच गया क्या, O। अब ये O यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, O जुड़ जाएगा। एक तरफ नीचे है H और एक तरफ ऊपर है H, तो बेचारे O को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, सांप सीढ़ी बनाना पड़ा, ठीक है। O आया तो एक नीचे था H और एक था ऊपर H, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना बीटा के चलते, ठीक है। तो बीटा में घुमा फिरा के स्ट्रक्चर बनेगा और अल्फा में सीधे सीधे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो यहां कौन सा स्ट्रक्चर बना, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से। अगर आप इसको, मेरे नोट्स को मैं तुरंत भेजूंगी, नोट्स को आज के आज अगर कॉपी डाउन कर लेते हैं, स्पेशली बॉन्ड बनाने वाले पार्ट को, तो बच्चों आई बेट यू कि आपको इससे इजी तरीका कुछ नहीं लगेगा। आपको लगेगा वाह मैम ने तो बहुत इजी तरीके से बताया, मुझे अब बन रहा है। और किसी का स्लेट पेंसिल ले लीजिए या घर में बोर्ड है वो ले लीजिए, 10 बार इसको मिटा मिटा के बनाइए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना अपने ऊपर कि आप स्कूल में जा जाके बच्चों को पकड़ के बताएंगे, आ जाओ मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। और जब ऐसे स्ट्रक्चर बच्चे बनाते हैं ना तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, फिर पढ़ने का मन करने लगता है कि मैं इतनी डिफिकल्ट चीजें बना ले रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली ये डिफिकल्ट होती नहीं है, दिखती है बस। ओके, क्लियर है बच्चों। और याद रखना ये स्लाइड में भेजूंगी, तो ग्लाइकोजन में ये वाला पार्ट याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्लाइकोजन के बारे में मैंने बता दिया, इसमें एक रिड्यूसिंग एंड होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग। मतलब कि जब ग्लाइकोजन बन रहा है ना बच्चों, ग्लाइकोजन जब बन रहा है तो जो इसका राइट एंड होगा, राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड होगा, रिड्यूसिंग शुगर वाला एंड, और लेफ्ट वाला जो होगा नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। बस ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। स्टार्च में ये वाला याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कि स्टार्च बनता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, जितना बड़ा नाम उतना ज्यादा अमाउंट में होता है, और जितना बड़ा नाम उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये ब्रांच होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, देखिए ब्रांच होता है, और अमाइलोज बेचारा सीधा सीधा होता है, ठीक है। तो ये इससे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, अमाइलोपेक्टिन का दे देगा अमाइलोज में प्रॉपर्टी, अमाइलोज का अमाइलोपेक्टिन में, और आपको बिल्कुल पजल कर देगा। तो ये लाइन आपको याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों आज जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं सारी की सारी नीट बेस्ड है। आई होप कि आप मेरे एफर्ट को मतलब वैल्यू करेंगे एंड आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स बनाना है, इसको पढ़ाई भी करनी है, ओके, अच्छे मार्क्स लेके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए, ओके, डीएनए पढ़ेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पढ़ेंगे। और एंजाइम वाली क्लास मेरी कोई मिस नहीं करेगा, अगर आप मिस करते हैं बहुत लॉस होगा आपका। क्यों, क्योंकि ये जितने ग्राफ है ना, इतने इजी तरीके में बच्चों मैं बताऊंगी, इतने मजेदार तरीके में ना कि आप मतलब याद रखोगे कि मैम ने पढ़ाया है, ठीक है। ये सारे ग्राफ आपको रट जाएंगे, ओके। तो चलो आज का सेशन एंड करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हो, ये मेरा फेवरेट बैच है। चलो चीजें सारी समझ में आ गई बच्चों, सब कुछ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया। थैंक यू अवनीश, ओके। अफसाना, अफसाना बच्चे रेगुलर आया कीजिए, राहुल आप भी रेगुलर रहा कीजिए, और लास्ट, चलो आज राहुल तो लास्ट तक था, वेरी गुड बच्चे। नेहा मैम ना छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करती हैं, है ना। और नोट्स जब मैं भेजूं तो आप लोग जरूर उस पे थम्स अप भेज करके मुझे ये बता दीजिए कि आपको मिल गया है और आपने देख लिया, क्योंकि मैं क्लिक करके देखती हूँ कि किसने देख लिया है, ठीक है। तो मुझे एश्योर हो जाता है कि चलो लास्ट एक और लेक्चर होगा, लास्ट,
अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट होगा, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बच्चों। हाँ, रिमेनिंग लास्ट लेक्चर, एक और लेक्चर है जो आपको पढ़ाना है जब आप ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास, बस, ठीक है। टोटल मुझे लगता है 4 लेक्चर तो हो गए इसके, है ना, 4 लेक्चर हो गए। चलो बाय बच्चों।